मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज किसान आंदोलन का 69वां दिन है। किसान बॉर्डर पर डटा है और बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और भारी तादाद में फोर्स और बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। हम आपको सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाते हैं गाजीपुर की, और इस गाजीपुर बॉर्डर की 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या स्थिति है किसान आंदोलन की। बॉर्डर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में ना घुस पाए, इसके लिए सड़कों पर बड़ी बड़ी मोटी कीलें भी लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ कटीले तारों की फेंसिंग भी आप देख सकते हैं लगाई गई है और कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह दिल्ली यूपी का बॉर्डर है या फिर किसी देश की सीमा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से किसानों पर पहरा लगाया गया है और बॉर्डर पर जिस तरीके से फोर्स तैनात की गई है, इसको देखकर लगता है आपके दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों। राजधानी दिल्ली और यूपी की सीमा के बीच एक गड्ढा खोद दिया गया है। जी हां, मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। ये हिस्सा गाजीपुर बॉर्डर के कॉर्नर वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ आपको एक हिस्सा ये नजर आएगा जो एक बड़ा गड्ढा है। किसानों का ये कहना है कि ये कल तक नहीं था, कल सुबह तक नहीं था, लेकिन 1 फरवरी को ये गड्ढा जेसीबी मशीन से यहाँ खोदा गया। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, उधर मैं दिखाऊं, वो सामने आपको नेशनल हाईवे 9 दिखाई देगा और उधर से जो ट्रैफिक आ रहा था वो गाजियाबाद की तरफ आ रहा था। हालांकि उसे रोक दिया गया है, वहीं से उसे यू टर्न लेकर वापस जाने को कहा जा रहा है। अब आप ये समझ जाएंगे कि हम कहां पर मौजूद हैं। उसके साइड वाले हिस्से में जो कच्चा हिस्सा है वहां पर ये व्यवस्था है, क्योंकि रोड पर देखिए जवान हैं और बैरिकेड किए हैं, तारे लगाई हुई हैं, कांटे की कीलें गड़ाई हुई हैं, सीमेंट की दीवार तक खड़ी की हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी आरोप लगाया है कि किसानों को परेशान करने के लिए यह किया जा रहा है, क्योंकि जब यहां पर इस तरह से रास्ता रुकेगा तो जो गतिरोध है वो आम लोगों से बढ़ेगा। आम लोग कौन हैं? जो यहाँ रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये ऊपर देखिए, यहाँ तमाम जो ये घर हैं, यहाँ आम लोग रहते हैं और जब इन्हें पैदल यहाँ से आना होगा तो ये यूपी की तरफ नहीं जा सकते और इसी तरह से यूपी के जो लोग हैं अब वो पैदल गाजीपुर बॉर्डर के साइड वाले हिस्से से, बीच वाले हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते। निश्चित तौर पर अभी किसान जो है ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक जो कानून वापसी नहीं होते हैं तब तक वो इसी तरह से यहां डटे रहेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ जहां किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम इस जगह से नहीं हटेंगे, हमारा आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं सरकार, पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है और तैयारी किस तरीके की आपने तस्वीरों में देखा। अभी गाजीपुर बॉर्डर की 4 तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा को एकदम कड़ा कर दिया गया है। वहां पर जैसे मानो पैरा लगा दिया गया है। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि सिंघू बॉर्डर पर आखिर ये क्या हो रहा है। किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। साथ ही किसानों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने अपने वॉच टावर भी बना लिए गए हैं। इसके अलावा कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि यही हाल, करीब करीब यही हाल टीकरी बॉर्डर का भी है और अगर आप यकीन माने तो तमाम अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया है। तमाम बॉर्डर के आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात हो चुके हैं, उनकी बटालियन आ चुकी है, वहां पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन को धार देने की अब बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। किसान संयुक्त मोर्चे ने यह साफ कर दिया है कि वो चक्का जाम करेंगे। देश भर में 3 घंटे चक्का जाम किया जाएगा और इसका समय भी नियत कर दिया गया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा और पूरे देश के किसान नेता चक्का जाम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसमें विपक्षी पार्टियां भी होंगी? स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां पहुंच रही हैं, किसानों का साथ, विपक्षियों का हाथ, ये तस्वीरों में देखा जा रहा है। तो बॉर्डर पर किसानों पर लगाए गए पहरे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से ये युद्ध आखिर क्यों?
और ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। किसानों को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और यह कहा गया है कि आखिर अपने ही किसानों से ऐसा युद्ध क्यों। वाकई इतिहास में यह पहला नजारा है जब किसानों के लिए इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी तैयारी तैनात की गई है। 69वां दिन यहां पर किसान और पुलिस प्रशासन के बीच संघर्ष करती हुई दिल्ली की जनता। किसानों के मामले पर सियासत भी अपने चरम पर है, क्योंकि अगर आंदोलन है तो सियासत होनी ही है। और आज शिवसेना सांसद संजय राउत किसानों से मिलने पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां संजय राउत ने राकेश टिकैत से काफी देर तक बातचीत की। संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे में हमारा समर्थन जताना जरूरी है। शिवसेना सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हर हाल में किसानों का साथ जरूर देगी। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है 1-2 दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकैत साहब से। तो नहीं उनके कहीं देख के लगे हुए, कहीं उनके टेंट होंगे तो बताइए। तो आप अपोजिशन पार्टी से वे आ रहे तो ठीक है उनका। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ है यहाँ मंच पे है कोई? अभी संजय राउत जी अच्छा यहाँ भीड़ में आ रहे कोई तो क्या करूँ उनका। तो आपने ये तमाम तस्वीरों को देखा होगा। इस बीच किसान आंदोलन के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या देश का किसान विपक्ष के हाथों खेल रहा है, क्योंकि किसानों से बॉर्डर पर मिलने वाले नेताओं की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। आज संजय राउत टिकैत से मिलने पहुंचे, इसके पहले सुखबीर बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। साथ ही मनीष सिसोदिया, जयंत चौधरी, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। और आप नेता संजय सिंह तो किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए थे, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पहले किसी राजनीतिक दल को मंच ना देने की बात इन किसान नेताओं ने की थी। अब इन्हीं राजनीतिक नेताओं के साथ, इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ अपनी बात कहने के लिए किसान नेता डट गए हैं, सरकार के सामने अड़ गए हैं। क्या किसान आंदोलन में विपक्ष अपना सियासी फायदा दिख रहा है? और यही कारण है कि अब तक सत्ता से दूर, सत्ता से विमुख और जनता में अपनी पहचान खो चुका विपक्ष इस किसान आंदोलन के जरिए एक नई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, और वो ऑक्सीजन सत्ता के द्वार की हो सकती है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार आपका परिचय कराना चाहूंगा कि चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ होंगी, निरंजन पोद्दार कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद होंगे, संजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे, किशोर तिवारी शिवसेना के नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे, विजय तालान जो कि बीकेयू के प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे, और मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जो लगातार पल पल पर नजर रखे हुए हैं किसान आंदोलन से बॉर्डर तक आपको जानकारी पहुंच पा रहे हैं। सीधे मैं जतिन के पास चलूंगा। जतिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि बॉर्डर पर जितनी फोर्स है, बॉर्डर पर जितनी सुरक्षा है, बॉर्डर पर जितने एहतियात बरते जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि आप दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं बल्कि देश की सीमा पर खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जो आपने अंत में कहा वही बात किसान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है बल्कि देश का बॉर्डर लगता है। तस्वीर देख लीजिए, सब कुछ दिखा देता हूं। आप देखिए सबसे पहले नीचे ये आपको नुकीली कीलें नजर आएंगी और कल रात को ये यहां पर लगा दी गई थी। और अब मैं अपने साथी अवधेश को कहूंगा कि वो ऊपर टॉप एंगल दिखाने की कोशिश करें। बैरिकेड दिखेगा, बैरिकेड के ऊपर आपको ये फेंसिंग दिखेगी, कटीली तारे जिसे सीधे तौर पर कहें। इसके बाद 11 लेयर की बैरिकेडिंग और है, जिसके बीच में सीमेंट की दीवार तक है। और
आपने जब शुरू में रिपोर्ट दिखाई तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो सीएनजी पंप है यहां से थोड़ी दूरी पर उसके कच्चे वाले रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है, जेसीबी मशीन से खोदा गया है, किसानों का कहना है। तो आप यहां ये समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, एक सुरक्षा के किले में इसे तब्दील कर दिया गया है। किसान हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे यहां पूछेंगे क्या दिख रहा है आपको, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? हमारी समझ में ये आ रहा कि ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो प्रधानमंत्री भी चुना गया वो एक संविधान के दायरे में चुना गया। संविधान ने ही उसे प्रधानमंत्री शपथ लेने की एक शक्ति दी। क्यों लगाया गया होगा इतना बैरिकेड, आप क्या लगता है? ये आज हमें इन्हें आवारा पशु या आतंकवादी से भी बुरे लगने लगे। जिन किसानों ने वोट दिया था आज उन्हें आतंकवादी या वे किसान नहीं। 6 फरवरी की तैयारी है, पुलिस को एहतियातन ऐसा करना पड़ा है कि 26 जनवरी को जो हुआ दोहराया ना जाए, इसलिए ऐसा किया। देखिए 6 फरवरी को किसान कहीं नहीं जाएगा। हम यूपी के किसान हैं और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान और पूरे देश का किसान एक है। 6 फरवरी को हम चक्का जाम, अगर राकेश जी और हमारे सभी किसान नेता कहेंगे तो हम 12 बजे से और 3 बजे तक देश को चक्का जाम करेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। आपको कानून एक ज्ञात होगा कि आवारा पशुओं के लिए भी हम नुकीले तार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने खेत पे भी नुकीले तार नहीं लगाते हैं। आज हमारी किसानों की तुलना सरकार ने आवारा पशुओं से बदतर कीजिए। तो देखिए ये नाराजगी है। एक बार मैं इधर तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि जवान मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ सामने की बैरिकेडिंग के पीछे जो किसान हैं वो हैं, और राकेश टिकैत जो इनके नेता हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि कल से इस तरह की मुश्किल आ रही है कि यहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं जा पा रही है। एम्बुलेंस को वापस यहाँ से लिंक रोड से होते हुए, आनंद विहार होते हुए जाना पड़ रहा है, जिससे एक गतिरोध आसपास के लोगों में हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है कि कहीं किसानों की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये आरोप राकेश टिकैत की तरफ से लगाया जा रहा है कि इससे गतिरोध बढ़ेगा। और इसके जवाब में आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो यहां पर कुछ अन्य लोग आ गए थे उनसे बचाने के लिए, किसानों को उनकी सिक्योरिटी के लिए सब लगाया गया है, लेकिन इतना बड़ा जो घेरा लगाया गया है वो निश्चित तौर पर किसान उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और बात जतिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 128 लोग अब तक जो कि किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ, और किसान मोर्चे की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम एक समिति बना रहे हैं इनकी कानूनी मदद करने के लिए। क्या उनके छूटने की कोई गुंजाइश? देखिए अभी क्योंकि इस बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, जांच उस पर जारी है। लेकिन हाँ, तस्वीर साथ साथ दिखाता रहूं और ये मैं आपको बताता रहता हूं कि इस पर किसान नेता क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, बिना वजह हिरासत में लिए गए हैं, उनको छोड़ा जाए, तब बात आगे बढ़ेगी। हालांकि तारीख पर भी हमने उनसे पूछा कि तारीख कब निकलेगी, क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा है कि वो तारीख कब होगी जब बात बनेगी। ये बताइए, जो लोग हिरासत में लिए गए उनको लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है? हम जो हिरासत में लिए उनका स्टैंड हमारा ये है, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन, उन्हें बाहर निकलवाएंगे। जो हमारे सही साथी हैं और जो इनके दीप सिंधु जैसे इनके वे हैं उन्हें ये अंदर करें। वो और जिन लोगों ने, देखिए क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, तो जाहिर है उन लोगों को जेल तो जाना ही था। देखो दुर्भाग्यपूर्ण वे था, 10-20 आदमी कुछ ऐसे घुसा दिए गए हमारे बीच में। हमारा किसान अनदेवता है और वो हर राष्ट्र भक्त है और वो तिरंगे का अपमान कभी नहीं सहेगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे सेना में जो आज वहां रखवाली कर रहे हैं। और शायद यही कारण, बिल्कुल ठीक कहा आपने जतिन, शायद यही कारण है कि जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपके पास, हम बार बार आते रहेंगे। आप तमाम हालत पर नजर रखें। अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चारू प्रज्ञा से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। चारू जी, जो तस्वीरें इस वक्त बॉर्डर पर दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीर को लेकर देश में चर्चा चल रही है कि ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर नहीं है, ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीर नहीं है, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो कोई इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाई देती है, ये भारत की सीमा दिखाई देती है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से, इस तरह की सुरक्षा से, इस तरह के एहतियात से मैसेज, संदेश गलत जाता है? देखिए, संदेश गलत तारीख को और देश सामने, सबके सामने हुआ था, वो संदेश ऐसा ना हो। इस एजेंसीज का काम नहीं है इस चीज का ध्यान। बार भी जब ट्रैक्टर थी तो पूछा गया था कि आपके बीच में कोई बाहर वाला ख्याल रखेंगे कि कोई गलत है, आतंकवादी हो।
चारू जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बार बार आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के नेता। किशोर जी, पहले तो किसान नेताओं ने कहा था कि वो किसी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक दल को इस किसान आंदोलन का फायदा नहीं उठाने देंगे, लेकिन कुछ घंटे पहले जो तस्वीर दिखाई देती है, उन तस्वीरों के मद्देनजर ऐसा लगता है कि अब विपक्ष इस आंदोलन के जरिए सत्ता में पाने के लिए, केंद्र की सत्ता में पाने के लिए अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहा है। में 75 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी बीजेपी ने हवा दी थी जी, और नानाजी देशमुख उनके साथ हो किए थे। वो भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। बाद में जब अन्ना का आंदोलन हुआ 2011 में लोकपाल के लिए, तब भी वो गैर राजकीय आंदोलन था, उसमें बीजेपी और आरएसएस जुड़ गया था। और आपने देखा 75 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था और 2014 के चुनाव में भी हुआ था। अब मैं बता रहा हूं, ये किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है और इसका फायदा अगर विपक्ष नहीं लेंगे सत्ता परिवर्तन के लिए, तो विपक्ष भी ये संधि छोड़ जाएंगे। तो मतलब आप इस आंदोलन को फायदे के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है कि अगर विपक्ष इसका फायदा नहीं लेगा सत्ता में पाने के लिए तो बहुत पीछे रह जाएगा, यानी कि आप इसे फायदा और नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। जरूर जरूर, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूं जी, कि सत्ता परिवर्तन के अंदर किसान संगठन नहीं रहेंगे। इन्होंने जो किसानों का जुल्म किया है उसका रोष बीजेपी को 19 में भोगना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर किसानों का आंदोलन और इन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो मुझे लगता है मोदी जी को तुरंत ही सत्ता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो लाल किले तक पहुंच गए थे, अब हम संसद पे पहुंचेंगे। ये किसान का नारा है, तुम कितने भी कांटे लगा लो, कितनी भी फौज उतार लो, कोई रुकने वाला नहीं है। आज शिवसेना ने कह दिया है कि वो किसान के लिए उतर चुके हैं, तो अभी महाराष्ट्र से भी हजारों किसान के जत्थे वहां पहुंचने लगेंगे और सरकार ने सतेज होके आज ये सब निपटना चाहिए। बीजेपी चारू जी, किसान विरोधी चारू जी, चलिए, शिवसेना नेता आज पहुंच गए हैं मंच पर। संजय राउत उनके सांसद पहुंचे, कुछ और सांसद भी पहुंचे। उनका कहना था राकेश टिकैत से कि हम उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर आए। और यहां तो जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के किशोर तिवारी, वो तो कहते हैं कि वाकई विपक्ष को इस आंदोलन का फायदा लेना चाहिए, स्वीकार कर लिया। सत्ता परिवर्तन तो हम ही करेंगे। महाराष्ट्र में हमने बीजेपी को उखाड़ फेंका, अब मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किसान विरोधी आंदोलन 70 दिन से चला रहे हैं, किसानों को निर्विवाद किसानों को मार रहे हैं। चारू जी को सुन लेते हैं। चारू जी बताएं। नहीं, इनको कुछ समझता नहीं है, ये बच्ची है अभी। चारू जी को नहीं समझता, ये बच्ची है। मनु जी, माफी चाहती हूँ, अपना हेडरूम फिक्स करने के चक्कर में इनकी बातें मैं ज्यादा ठीक से सुन नहीं पाई। जो मुझे बच्ची बोल रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं, चाहे मैं बच्ची हूँ लेकिन इस देश की बच्ची हूँ। मैं गद्दारी नहीं करती, वर्दी के साथ नहीं करती, तिरंगे के साथ नहीं करती, अपनी धरती के साथ नहीं करती। आंदोलन के नाम पर अगर आप अपने खुद के पुलिस कर्मचारियों के ऊपर तलवार चला रहे हैं, एक ट्रैक्टर लेकर जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लोग यहाँ पर भागे हैं, तितर-बितर हुए, आपको पता है कि ये शर्मसार कर रही है। हमें मारा पुलिसों ने और तिरंगा लेके बैठी है। जब पुलिसों ने हजारों तिरंगे निकाले तब तुम कहाँ थी? तब तुम कहाँ थी? मैं अभी बता रहा हूँ, ये शर्मसार करके छोड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी के दिमाग में सत्ता घुस गई है। आता जाता कुछ नहीं। कानून के नाम बताओ, चलो कानून के नाम बताओ, चलो कानून के नाम बताओ। अरे हमारी जिंदगी गई किसान आंदोलन में, अरे कानून के नाम तो बताओ।
मैं कानून के नाम किसान बताओ, की आगे पुत्री हूँ, एक प्रवक्ता पुलिस बन वाले के। की बेटी हूँ। जिस अरे तरीके भाई, से 26 तारीख को अरे भाई, तमाशा हुआ है किसकी ना, बेटी मुझे हो? शर्म आ रही थी देखकर। अरे तुम भारत की तो बेटी क्या हो, अपने देश की मेरी सुरक्षा बेटी का हो, ध्यान ना रखें? लेकिन किसी किसानों को के ऐसा हाथ पेट करना पर हो, पैर इसका दे रही ध्यान हो। रखने का काम अरे पुलिस किसानों के कर्मचारियों का पेट नहीं पे है, पैर या दे रहे उनकी हो, जान कीमती नहीं है। देश को अंबानी अडानी को बेच रहे हो। बेटा ये अरे गलत ऐसा है, आपको इनके दो ही साथ नाम मत सिखाए रखो, गए हैं, अंबानी अडानी को इसके नहीं आपको बेच रहे हो। नहीं पता। बेटा उन सब इनके साथ किसानों के मत बारे में रहो, नहीं पता, जो ये इन लॉ से किसान खुश विरोधी हैं। लोग उन हैं। किसानों के बारे में अच्छी आपको नहीं पार्टी में पता चले जिनको जाओ, अपनी फसलों के लिए एक आधी पहले से अच्छी ज्यादा पार्टी कीमत पकड़ लो। मिलती है। उन आपको किसानों के बारे में आपको प्रवक्तागिरी नहीं करना पता, है जिनसे तो आपका अच्छी मिलना पार्टी इसलिए की नहीं करो। होता क्योंकि वो इस तरीके बीजेपी की देखिए, आप लोगों के यहाँ नौबत कहाँ तक आ गई। आप लोगों के बीच में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, शायद इसके पहले स्वतंत्र भारत की तस्वीरें ऐसी नहीं थी। यानी कि अगर किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस अरे देश हमने में नहीं नहीं होना किया, चाहिए था, ये लेकिन बीजेपी हुआ। वालों ने लेकिन किया। हुआ और इसे स्वीकारा नहीं जा सकता, तिवारी जी से स्वीकारा नहीं जा सकता। अरे आप भाई, विरोध इन्होंने करिए, किया ना। आप प्रदर्शन करिए, आपका दीप हक है, कस्तूर इनका ही लेकिन आदमी है। लेकिन आप गणतंत्र बीजेपी दिवस के वालों मौके ने पर इस तरह का तांडव नहीं कर सकते। देखिए, प्रदर्शन करना एक अरे बात भाई, होती है, उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। बीजेपी वालों ने करा, प्रदर्शन से महाराष्ट्र के आपके शिवसेना ने देश का अपमान होता है, उसकी वो भर्त्सना आपके की है। गणतंत्र दिवस ये पर सारा तो अपना तांडव शर्ट, बीजेपी सर, ने से किसान झुकाना आंदोलन चाहिए उन लोगों को बदनाम जो आज करने को भी करा। आपको डिफेंड कर रहे आप हैं। समझ मैं माफी लीजिए, चाहती हूँ, आप गंदी जिस भी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, गुजरात भारतीय हो, है ना, और गुजरात अगर आप हो, भारतीय ये बड़ा हैं, विषय है तो तिवारी जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा विषय है कि आंदोलन को भटकाने का प्रयास भी किया गया है। विजय तालान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तमाम तरह की बातें इस बात को लेकर चल रही हैं और किसान नेता इस बात की शंका पहले से ही जाहिर कर रहे थे कि हमारे आंदोलन को भटकाया जा सकता है, हमारे आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है। और लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ, क्या वो किसानों ने नहीं किया? क्या किसानों के आंदोलन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने नहीं किया? वो उसके जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। किसानों ने बिल्कुल नहीं किया है और मैं इस दावे के साथ कहता हूं और वादा करता हूं कि अगर किसान उसमें शामिल रहे हो तो जो सजा हमको, हमारे तहत, हमारे सभी संगठनों को जो कोर्ट देगा उसके लिए भुगतने के लिए हम तैयार हैं। एक साजिश के तहत ये सब कराया गया है, सरकार के माध्यम से हुआ हो या कोई अन्य माध्यम रहा हो, लेकिन किसानों को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। और उसके लिए तो हम भर्त्सना पहले भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है कि लाल किले को जाकर के एक हमारे बदनाम किया गया है, देश को बदनाम किया है, किसानों को बदनाम किया है, किसान नेताओं को बदनाम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। चलिए, निरंजन पोद्दार मेरे साथ मौजूद है। निरंजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ किसान अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बजट आया, बजट में यह कहा गया कि किसानों के लिए बहुत कुछ है, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो हम किसानों के लिए रख रहे हैं। वहां पर किसानों के लिए, कृषि के लिए सेस भी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों की मांग और सरकार का अपना एक नजरिया, इन दोनों के बीच में एक बारीक लकीर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, बस एक फोन कॉल की दूरी है। आपको लगता है कि यह दूरी मिट पाएगी? आपकी आवाज निरंजन साहब नहीं हम तक पहुंच पा रही है। हम सीधे एक बार चलेंगे किशोर जी के पास। किशोर जी, तमाम तरह की बातें हैं और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चारू जी अभी छोटी हैं, चारू जी अभी, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी और देश की नजर इन युवाओं पर ही है और यही युवा हैं जो देश की तस्वीर बदल रहे हैं। सम्मान करता हूं, लेकिन ये आंदोलन में घटिया राजनीति हुई है, किसानों को बदनाम करने की राजनीति हुई है। मैं गांधी पीस फाउंडेशन में था, मैंने IPO पे देखा, जो ट्रैक्टर वहां पर पलटा था उसको पहले मारा गया था, ड्राइवर अपने सर पे हाथ लगा के था। ये सब बदनाम किया जा रहा है, बहुत बड़े साजिश के तहत हुआ है। वो भी जो लोगों को लाल किले पे चढ़ाया गया, वो भी कई कार्यकर्ता थे। अभी ये बॉर्डरों के बाजू में जो बस्तियों के लोग बोलते हैं, वो भी ये लोग बाहर से ले जा रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। क्या सेना से किसानों को लड़ाएंगे? चारू जी, एक बात तो ठीक है, क्योंकि सरकार कहती है हम बात करने को तैयार हैं, सरकार बात करने की बात भी करती है, संकेत भी कुछ इस तरीके से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बस एक फोन कॉल की दूरी है। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि वाकई ये एक देश की सीमा है, ये हमारा दिल्ली का बॉर्डर नहीं है।
तो इसका मतलब सरकार ये मान चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और हमारा जो पिछला प्रस्ताव था वो अभी भी बरकरार है। देखिए, कानून तो वापस वापस लेना नहीं पड़ेगा। एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन सरकार ने कहा है ना 1.5 साल कानून को नहीं करा जाए, तो अगर किसान और ये किसान नेता जनता का हित चाहते हैं, नेता लोग, तो क्या ये 1.5 साल के लिए इनको करने के लिए समय काफी नहीं है? किसानों का अपमान मत करो। जब बोल ही दिया है, मोदी जी ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर किसानों से बात करा है। लेके आए नहीं, निश्चित तौर पर किसानों का जो मंच है, किसानों का जो मंच है उसका फायदा सियासी पार्टियां उठा रही हैं और यहाँ पर तिवारी जी ने खुलकर कहा है कि देश में एक लंबी फहरिस्त है, देश में एक लंबी फहरिस्त है आंदोलन की, और उन आंदोलनों में चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, शिवसेना हो, हर राजनीतिक पार्टी भाग लेती रही है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो लेबर का हो, श्रम का हो, तमाम राजनीतिक पार्टी आती रही आंदोलन में और हम आएंगे। खुद कहा हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, 1.5 साल तक हम कानून लागू नहीं करेंगे। क्या 1.5 साल में आप एक कमेटी बनाकर सही तरीके से सब सुलझा नहीं सकते? आज भी सरकार को धमकी देने की क्या जरूरत है? ये बोलने की क्या जरूरत है हम चक्का जाम कर देंगे? फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट की जो ये बात करते हैं, हमने देख लीजिए आपकी पीसफुल प्रोटेस्ट 26 तारीख को देख भी ली और हमें शर्म भी आई। बात लेकिन ये है कि अगर सरकार इनको प्रोटेस्ट करने से रोकती है तो ये सरकार को कई नामों से बुलाते हैं, बोलते हैं फासिस्ट है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिए हैं और सरकार। निरंजन जी मेरे साथ जुड़ गए, निरंजन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, बस एक फोन कॉल की दूरी है, इसके बीच एक बारीक लकीर, आपको लगता है कि किसान की जो तमाम बातें की गई हैं, कानून का जिक्र किया गया है, किसान की अपनी बातें हैं, इन सब के बीच कोई गुंजाइश आपको दिखाई देती है? हेलो जी निरंजन जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, एक्चुअल में देखिए मनु जी, ऐसा है कि सारा देश देख रहा है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। लाल किले पे इतना बड़ा कुकृत्य हुआ लेकिन सरकार ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसके पश्चात, उसके बावजूद उस पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन आज तक एक गोली इस आंदोलन के अंदर नहीं चली। चाहे इतने बड़े प्रसंग हो गए हैं, चाहे आप सिंगू बॉर्डर पे समझिए, गाजीपुर बॉर्डर पे समझिए, टिकरी बॉर्डर पे समझिए, पुलिस वालों पे हमला हुआ, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में अब ये जो बजट सरकार ने पेश किया है, इस बजट के अंदर भी सरकार ने अपनी जो नीयत है इसको साफ कर दिया है कि हम इस देश के गरीब, पिछड़े और वंचित आदमी के साथ है, किसान के साथ है। लेकिन अगर एक आदमी अपनी हठ धर्मिता पे अगर अड़ा रहता है तो देखिए कदाचित आज हर आदमी को ये बात समझ में आ रही है मनु जी कि ये लड़ाई किसान कानूनों के लिए नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इसके अंदर प्रसंग है। तो मैं इन जितने भी आंदोलनरत ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया, बहुत हजारों करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोग परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं। निरंजन साहब, लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां किसानों के मंच पर पहुंच रही हैं, जो विपक्ष में हैं, जो केंद्र की सरकार में नहीं है, उन सबका यही कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और इस तरह के आंदोलन होते थे तब वो उनका आंदोलन में मंच पर पहुंचती थी, और आज अगर हम पहुंच रहे हैं तो अपनी सत्ता के फायदे के लिए पहुंच रहे हैं, किसानों के हक के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, किसानों के हक के लिए पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरगलाने में दिक्कत है मनु जी। और दूसरी बात, जैसे आंदोलन अगर सार्थक आंदोलन होगा तो शायद मैं भी उसके साथ आऊंगा, मोरल सपोर्ट होगा। विजय तालन साहब, सार्थक आंदोलन नहीं है, निरंजन साहब का कहना है। नहीं, ये आप मैं इस आधार पे कह रहा हूं मनु जी, जब ये किसान 25 अक्टूबर को दिल्ली के बॉर्डरों पे आए थे, सरकार ने कहा था कि आप बुराड़ी मैदान में आ जाइए। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया, कहते हैं वो तो खुली जेल है। उसके बाद में जब सरकार ने इनको वार्ता के लिए बुलाया है, इन्होंने हर नहीं, आंदोलनकारी निरंजन साहब, जब कोई आंदोलन किया जाता है और आंदोलनकारी होते हैं वो एक अच्छे बच्चे की तरह बातें नहीं मानते ना। गांधी जी भी नहीं माने थे, गांधी जी ने भी अंग्रेजों की तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया था, तो किसान कैसे अच्छे बच्चे की तरह मान जाएंगे? वो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो विरोध कर रहे हैं ना। तालन साहब बताइए। 70 दिन में इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि 70 दिन से जो किसान बैठा है वो जो अपनी बात अपनी विनती कर रहा है, आप इतिहास को उठाइएगा,
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब 3 दिन तक विनती की थी, तो जब उन्होंने कहा था बिने न मानव जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकेऊ तब हो न बैवन प्रीत। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर 3 दिन का धैर्य उनके पास था। उसके बाद उनका धैर्य जवाब दे गया था। किसान के पास जो अनपढ़ है, खेती करता है, 70 दिन हो गए हैं, उसका धैर्य देखिएगा। और षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो किसानों को बदनाम करने की साजिश रची थी, उससे पर्दाफाश हुआ है। जो किसानों के साथ अत्याचार ये कर रहे हैं, जिस तरह से अभी कहते हैं कि मैं भी किसानों के साथ रहूंगा, ये कभी बताएंगे कि किसानों के साथ रहे? और राजनीतिक दल जो अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, तो उनसे हम भी कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल ना समझे कि ये वोट उनके लिए परिवर्तित हो जाएगा या उन्हें वोट दिया जाएगा। वोट तो अपने हिसाब से देना नहीं है। तालन साहब, जनता को तो किसी ना किसी को वोट देना पड़ेगा। अगर वर्तमान सरकार को हटाना है तो आपको विपक्ष में वोट देना पड़ेगा, और विपक्ष की सरकार अगर सत्ता में आ जाएगी, उसे हटाना है तो आपको उसके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया, सुखबीर बादल, संजय राउत, तमाम नेता ऐसे हैं जो आपके मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, शिवसेना कोई भी पीछे नहीं है। निरंजन साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं मनु जी, 2012 का आप एनसीआरबी का आंकड़ा मंगवाइए जी। पूरे देश के अंदर 73,000 समथिंग किसानों ने आत्महत्या करी। उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में आप 2016 का आंकड़ा मंगाइए, उस टाइम किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 6400 पे आ गया। 2019 के अंदर किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 6900 से नीचे आ गया। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। आप मुझे एक बात बताइए, इस सरकार के आने के बाद में लगातार आत्महत्या के आंकड़े अगर गिरते जा रहे हैं, ये बड़ा रोचक आंकड़ा है निरंजन साहब, वाकई रोचक आंकड़ा दे रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि किसान आंदोलन चल रहा 69वां दिन है, और इस किसान आंदोलन में अब धीरे धीरे तमाम विपक्षी पार्टियां अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रही हैं। तलाश इसलिए रही हैं क्योंकि वो भी ये मानती हैं कि अब तक सत्ता से दूर हैं, और धीरे धीरे किसान आंदोलन बड़ा हो रहा है। और वाकई इस देश में किसान बहुतायत में हैं, और यह कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा अगर किसी में बसती है तो वो ग्रामीण इलाके में बसती है, वो गांव में बसती है। और इन्हीं आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां गांव में अपनी दस्तक देने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी साहब हैं। किशोर तिवारी साहब, निरंजन साहब कह रहे थे कि जब यूपीए की सरकार थी तो किसानों की आत्महत्या का बड़ा आंकड़ा था, और जैसे एनडीए की सरकार आई, धीरे धीरे ये आंकड़ा कम हो गया। यानी कि ये सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है, बावजूद इसके विपक्ष की पार्टियां, यानी आप जैसे विपक्षी नेता राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैंने मेरे उम्र के 40 साल किसानों के आत्महत्या पर ही काम किया है, और मैं किसान नेता हूं और महाराष्ट्र के किसान मिशन का चेयरमैन हूं। और किसानों की आत्महत्या ये इंटरनेशनल रडार पे लाने के लिए मुझे इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2006 में दिया था। और ये जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं यूपीए और एनडीए के पॉलिसी किसान विरोधी है, और आत्महत्या में कोई कमी नहीं आई है। अब निरंजन पोद्दार ये बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि और इन्होंने गोली नहीं चलाई, तो इच्छा है गोली चलाने की तो 6 तारीख को चला ले। मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने जो भी तथ्य रखे मोदी जी के, तो 2014 में मोदी जी के प्रचार में था, चाय की चर्चा का एंकरिंग मैंने की थी। और मैं बता रहा हूं, मोदी जी ने 14 से 19 तक के लिए जो प्लान दिया था कि मैं किसान बैंक वाले किसान के दरवाजे जाएंगे, मैं आमदनी दुगनी करूंगा, लागत खर्च करूंगा, और किसान के लिए बाजार उपलब्ध करूंगा, ये सब चीजें हुई नहीं। ये कहते हैं कि अब ये बातें ऐसी आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी साहब। इसका जवाब हम चारू जी से ले लेते हैं। चारू जी, बीजेपी का संकल्प पत्र तो 2014 में भी आया था, जिसमें कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो नहीं पाई। विपक्षी पार्टियों को मौका कदम उठाए जा रहे हैं की तरफ उठा। वो पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में लिखी हर दैनिक आज मैनिफेस्टो की बात करते हुए एक बात आती हूँ मनु जी, को भी आती है, तो सारे हैं वो की बात करते हैं। विश्वास
रहने वाले नागरिकों को कोई हक नहीं, तो आसपास बॉर्डर में रहते हैं कोई हक नहीं, क्या शांति पर तो आप बोलते कर बैठे, तो ये गलत है। अगर करते हो टेस्ट करना बातें नहीं करना। मोदी जी जुमलेबाज आदमी है। अरे मोदी जी सासाराम है, आप समझते क्यों नहीं? मोदी जी केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, मोदी जी भ्रमित करते हैं। मोदी जी के साथ मत रहो। प्रज्ञा जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है और विपक्ष अपनी आवाज बहुत जोरदार तरीके से सामने रख रहा है। तकनीकी परेशानी है, लेकिन विपक्ष इस वक्त मौका मिल गया है तो विपक्ष की आवाज जोरदार तरीके से आएगी ही। तालन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तालन साहब, सरकार ने करीब करीब अपनी सारी बातें मान ली है, ये सरकार आपको बोल चुकी है, बावजूद अब आंदोलन एक नए सिरे से बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तमाम उत्तर प्रदेश के या हरियाणा के या बाकी राज्यों से किसान यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले जितनी भीड़ थी अब उससे ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। लेकिन यह समाधान तो नहीं है। आज किसान पहुंचे हैं, किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, गांव से लोग पहुंच रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता आ रहे हैं, आपके मंच का फायदा उठा रहे हैं और वो सरकार को भला बुरा कह रहे हैं। वो आप तय कीजिए, सरकार अच्छी है नहीं है, नीति कैसी ला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां आप अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, बात कैसे बनेगी? जनता तो दिल्ली की परेशान हो रही है। जिद हमारी नहीं है, हमारी जरूरत है। जिसे हमारी जिद का नाम दिया जा रहा है वो हमारी जरूरत है। ये तीनों बिल वापसी होना, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना, ये हमारी जरूरत है। अगर ये जरूरत को एक रूप बदल देंगे जिद का, तो ये इनकी देखो, एक सरकार जो है कुछ भी कह सकती है, उसे तो नहीं रोका जा सकता। अगर राजनीतिक दल हमसे फायदा लेना चाहते हैं तो ये सरकार पक्ष जो है ये फायदा क्यों नहीं लेना चाहता? जो विपक्ष कह रहा है सरकार उसे क्यों नहीं कर देती है? कर देना चाहिए। हम तो उनके लिए धन्यवाद भी करेंगे भाई। आने वाले समय में फिर देखेंगे कि क्या है कैसे। अगर सरकार इसका फायदा नहीं उठा पाई तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। बहुत सारी जगह अभी अगले साल, कुछ इस साल चुनाव भी आ रहे हैं। मतलब जो कुछ हुआ 26 जनवरी को, जो कुछ हुआ उससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, वो चेतावनी नहीं है। मैंने कहा कि आने वाले चुनाव में, आप मेरे बदलिए मत का मेरे बयान को। मैंने कहा आने वाले चुनाव में जो अब ये पक्ष में है, ये भाई आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। और पिछली जो सरकार 2014 में जो सरकार थी, उस सरकार को भी तो आपने उठाया था, आपने हटाया था, ये कह के हटाया था कि ये किसान विरोधी सरकार है। अब दूसरी सरकार आ रही है तो आप कहने कि ये भी किसान विरोधी सरकार है, इसको हटाएंगे तो फिर वही पुरानी सरकार आ जाएगी। विकल्प कहां है आपके पास? किसान केवल अभी तक सत्ता हस्तांतरण का साधन बना बैठा है 70-72 सालों के। इस बार भी जब शायद इस बार भी ऐसा ही हो, लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार बढ़ेंगे तो उन अत्याचारियों को अपनी वोट के द्वारा ही हम मार सकते हैं। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास गोला बारूद नहीं है, हमारे पास मिसाइल नहीं है। अगर कोई चीज मिसाइल सबसे बड़ी है हमारे पास तो वो वोट की ताकत है। उस वोट की ताकत के बल पर चारू जी, किसान नेता से जुड़े हुए लोग अब ये कह रहे हैं कि हमको जवाब बीजेपी को अब चुनाव में ही देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो नजदीक है। आपको लगता है कि खामियाजा उठाना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वोट जनता डालती है, ये नेता वोट नहीं, ये नेता। पर ये तो किसान है ना, तालन साहब तो किसान है। बनवाई 17 में भी सरकार बनवाई और 19 में भी सरकार बनवाई और इसी तरीके से आशीर्वाद देके 22 में भी सरकार बनेगी। देखिए, मुगालता पाले हुए हो, बहुत बड़े मुगालते में हो, आज घुस के दिखाइए गाँवों में, क्षेत्र में आकर मीटिंग करके दिखाइएगा। हमारे देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो दिन के बहला के कुछ भी बोल देते जाती थी, और अब सरकार बनवाने का और गिराने की धमकी किसी और को दीजिएगा। मोदी सरकार और काम। भैया तालन साहब, सर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, सरकार गिराने और बनाने की धमकी से डरती नहीं है वो। जो इन्होंने कहा कि किसी और को दीजिए, क्या पाकिस्तान में धमकी दे या अफगानिस्तान में दे या चीन में दे या कौन से देश में दे? इसको ओलेक्स में बेचेंगे क्या देश को? ये डालेंगे क्या किसी ऐसी चीज, मतलब देश को बेचने का काम करेंगे? कहीं और देश की सरकार बनवाएंगे क्या?
बोले किशोर तिवारी जी, बोले किशोर तिवारी जी को मौका मिल गया। बताइए तिवारी जी, कहिए। पाक में सत्ता चले गई है, अगले साल योगी जी की सरकार जाएगी। अरे तालन साहब बता दे, अगर भारतीय किसान यूनियन बोल दे तो कोई सत्ता में नहीं आ सकता। यूपी में, यूपी की सत्ता गई, पंजाब की गई हुई है, महाराष्ट्र की गई हुई है, मध्य प्रदेश की तो जबरदस्ती ली है, अब हरियाणा की भी जाएगी। अरे हरियाणा की भी जाएगी। तुम्हारा घमंड किसान ही कम करेंगे, तुम्हारा घमंड हम ही उतारेंगे, तुम्हारा अहंकार हम कम करेंगे। अगर हम पे गोली चली तो तुमको सत्ता अभी छोड़नी पड़ेगी। अभी आप मुजोरी मत करो, आप इतना अहंकार मत रखो, घमंड मत रखो। आप किसानों का अपमान कर रहे हो, आप किसानों का अपमान कर रहे हो, आप घमंड मत रखो। अरे बड़े बड़े शहंशाह चले गए, बड़े बड़े शहंशाह चले गए। मोदी जी किस खाक की है? अरे अच्छों की सत्ता चले गई, अच्छों की सत्ता चले गई। निरंजन साहब बैठे हैं तर्कों के साथ, एक बार उनके पास भी चलते हैं। निरंजन साहब, यहाँ पर एक बड़ी संख्या है और ये संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, ये प्रदर्शन तमाम दूसरे राज्यों में भी हो रहा। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी उसमें सक्रिय होकर भागीदारी निभा रही हो, लेकिन एक बड़ी आबादी तो है, आप मानते हैं। इस बड़ी आबादी का, इस बड़ी जनसंख्या का कैसे हल निकाला जाए? सरकार को सोचना तो चाहिए, सरकार का काम है लोगों की बात सुनना। देखिए मनु जी, ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि सरकार लगातार इनसे वार्तालाप करती रही, और जो 11वीं मीटिंग में सरकार ने प्रपोजल दिया था कि भाई हम डेढ़ साल तक इस कानून को सस्पेंड कर देते हैं और एक किसानों के साथ मिलकर के एक कमेटी बना लेते हैं, और इस 1.5 साल के अंदर उस कमेटी के साथ जिसमें किसान नेता भी रहेंगे, जिसमें भी रहेंगे, और एक बैठ करके जो कानून के अंदर जो भी अच्छे से अच्छे कानून जो बनते किसानों के लिए, वो हम 1.5 साल बाद में एप्लीकेबल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये हठधर्मिता नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, मनु जी मुझे एक बात बताइए, ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, ये लगभग जितने किसान है, ये करीब मान के चलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसके अंदर 90% किसान है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादक प्रदेश है। आज तक इन्होंने गन्ने की MSP पे कोई बात करी है क्या? ये केवल और केवल धान की और गेहूं की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है? नहीं निरंजन साहब, यहाँ मेरा सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में तो है नहीं, है तो अपने भारत में। नहीं, गन्ना उत्पादक देश है, और ये सब के सब पाकिस्तानी तो है नहीं, है तो भारत के किसान ही, उत्तर प्रदेश के किसान हो या हरियाणा के किसान हो, तो इनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना आपको। नहीं, मेरी बात का विमर्श आप समझे नहीं। मेरी बात का विमर्श ये है कि गन्ना उत्पादक जो किसान होंगे वो तो गन्ने की बात करेंगे। मान लीजिए मैं गन्ना उत्पादन करता हूं, अगर मेरे को कोई पीड़ा तो गन्ने उत्पादन में पीड़ा है ना, तो इन किसानों ने अभी तक कोई गन्ना उत्पादन के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करी। ये केवल और केवल ऐसी मांगे कर रहे हैं कि कानून रिवील करवाने हैं। तालन साहब, आप गन्ना की बात नहीं कर रहे हो, आप दुनिया भर की बात कर रहे हो। आपकी शंका ठीक नहीं लगती है। ये किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों को बांटने की बात कर रहे हैं। पश्चिम का नेता अगर कोई बनता है, किसानों की बात करता है, पश्चिम से उठ करके वो पूरे देश के किसानों की बात करता है, तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये फसलों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसानों को बांटना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पश्चिम का किसान गन्ने की मांग नहीं कर रहा है। गन्ने पर क्या आपने रेट बढ़ाया है क्या अभी तक? उसकी जो रेट आता है 0 आता है। आप अपने दिमाग से निकालिएगा कि जिस तरह से आप बंटवारा करना चाहते हैं, देश का किसान एक है। आप जिस तरह से एक किसान नेता के आंसू, रामानी राकेश टिकैत जी के आंसू पूरे देश में देखे, वो पूरी देश का किसान रोया है। हमारी बहनें रोई हैं, हमारी माँ रोई हैं, हमारी पत्नियां रोई हैं, हमारे पूरे परिवार में बच्चे रोए हैं, हमारे बुजुर्ग रोए हैं। उस आंसुओं को एक बार देखिएगा। चारू जी, आपने मजाक बनाया। क्या आपको लगता है, भले ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बातें, जो प्रस्ताव अब तक आपने दिया है उस पर बात बनेगी? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा है जो किसानों ने जो की बात ठीक है, कानून ने तो 1.5 साल की रुकावट
bad. तिवारी जी संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं तिवारी जी संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों के मंच पर विपक्षी पार्टियां ऐसे ही पहुंचेंगी? और आपने कहा कि अगर किसान आंदोलन है, जोरदार तरीके से है, तो हम उसका सियासी फायदा उठाएंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये देखिए मनोज जी, सत्ता पक्ष अगर किसानों को पाकिस्तानी समझ के ट्रीटमेंट देता है, देशद्रोही कहता है और किसानों की आवाज ऐसी कुछ की जाती है, तो विपक्ष क्या हर आदमी देश के नागरिक ने अन्नदाता के पीछे खड़ा होना चाहिए। मेरी पार्टी खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में अब आंदोलन एक अलग चरण पे जाएगा और तारीख को जाएगा कि महाराष्ट्र के कोई भी रास्ते पे कोई भी वाहन नहीं चलेगा। मैं आज ही बता रहा हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा की बात मत करो, सरकार ने अदानी अंबानी के पास खेती का निर्णय लिया है और भारत बेचो अभियान का अब सभी विरोध करेंगे। जो कल विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि वो लगातार विरोध करेगा, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर की स्थिति है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं है। वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम रखे गए हैं, वाकई देखने वाले उनकी तस्वीरें ये बताती हैं कि ये दिल्ली की सीमा नहीं बल्कि ये देश की सीमा है। लेकिन इन सब के बीच जो नुकीले तार और नुकीली बिछाई जा रही हैं, बड़े बड़े वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, ये किसी के पैरों में भी चुभ सकते हैं। किसानों के लिए भले ही बिछाए गए हैं, लेकिन ये सरकार के पैरों में भी छुप सकते हैं और सरकार के पैरों में भी घाव कर सकते हैं अगर समय रहते इनका बेहतर तरीके से इलाज नहीं किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों को जो इस पूरी परिचर्चा के साथ मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे जवाब चाहिए मैं इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।